बादल जी, अभी तक सो रहे हो? चलो मेरे साथ, तुम्हें कुछ दिखाना है। क्या हुआ बिजली? क्यों काय काय कर रही हो? सोने दो मुझे। तुम यहाँ सोते रहो और जंगल के पक्षी वो सारा मीठा शहद ले जाएंगे। क्या कहा? मीठा शहद? हाँ, पीपल के पेड़ पर एक बहुत बड़ा शहद की मक्खियों का छत्ता है। उसमें से मीठा मीठा शहद टपक रहा है। अगर वो मीठा शहद हमें मिल जाए तो हमें दाने की खोज में उड़ना नहीं पड़ेगा। हाँ बिजली, चलो जल्दी जाकर वो शहद ले आते हैं। ऐसा कहते हुए वो पति पत्नी पीपल के पेड़ के पास जाते हैं। बिजली, तुम सही कह रही थी। ये छत्ता तो बहुत बड़ा है और ये छोटी मक्खियाँ तो नन्ही सी जाने हैं। मेरे एक पर के झटके से सभी उड़ जाएंगी। मैं अभी जाकर मक्खियों को हटाकर इस छत्ते पर कब्जा कर लेता हूँ। तभी चीकू तोता और कोमल चिड़िया भी वहाँ आ जाते हैं। रुको बादल, रुक जाओ। ये मक्खियाँ जितनी छोटी हैं, इतनी ही खतरनाक भी हैं। ये छत्ता इनका घर है। वो अपनी मेहनत की कमाई किसी को नहीं लेने देंगी। बेहतर यही होगा कि तुम नदी के पास जाकर गिरे हुए अमरूद खा लो। अरे मोटी चोंच वाले, तू तो डरता है। तू ही जाकर वो कड़वे अमरूद खा। मैं और बिजली तो आज इस मीठे शहद का ही नाश्ता करेंगे। बादल भैया रुक जाइए, तोता ठीक कह रहा है। शहद मीठा जरूर है, लेकिन इन मक्खियों का गुस्सा बहुत कड़वा है। आप रुक जाइए। अरे ओ छोटी चिड़िया, तू अपना काम कर, हमें मत सिखा कि हमें क्या करना है। बादल, तुम जाओ और मेरे लिए मीठा मीठा शहद लेकर आओ। ऐसा कहते हुए बादल का बात छत्ते की ओर बढ़ता है। बिजली कभी भी बादल के पीछे पीछे थी। कोमल चिड़िया और चीकू तोता डर के मारे झाड़ियों के पीछे छुप जाते हैं। अरे ओ छोटी मक्खियों, हट जाओ मेरे रास्ते से। अब ये शहद मेरा है। बादल कव्वे की बात सुनकर शहद की मक्खियाँ गुस्से में आ जाती हैं। छत्ते से ढेर सारी मक्खियाँ बाहर निकलती हैं। बिजली, ये तो बहुत सारी मक्खियाँ हैं। भागो, वरना ये हमें खा जाएंगी। बादल, मेरी ओर मत आओ, इन्हें दूर ले जाओ। ऐसे मक्खियाँ बादल और बिजली को घेर लेती हैं। क्यों बादल, अब कैसा लगा शहद? मीठा या कड़वा? मोटी चोंच वाले, मजाक छोड़ो। हमें बताओ, हम कहाँ जाए? बादल भैया और बिजली बहन नदी के पास वाली गुफा में चले जाएं और अंदर से दरवाजा बंद कर लें। वहाँ मक्खियाँ नहीं पहुँच पाएंगी। कोमल चिड़िया की बात सुनकर बिजली और बादल वहाँ से तेजी से उड़ते हैं। बादल और बिजली आगे आगे और शहद की मक्खियाँ उनके पीछे पीछे उड़ रही थीं। वो पति पत्नी नदी की पास वाली गुफा में जाकर छुप जाते हैं। बादल जी, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अब हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? वो मक्खियाँ तो गुफा के बाहर हमारा इंतजार कर रही हैं। चुप कर जाओ बिजली, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, मेरी वजह से नहीं। अच्छा भला सो रहा था, तुम ही मुझे मक्खियों के पास लेकर आई। अब तो मुझे भूख भी बहुत लग रही है, लेकिन यहाँ तो पत्थर के सिवा कुछ भी नहीं है। तोता, कबूतर और चिड़िया दूर बैठे ये सब देख रहे थे। कोमल बहन, वो मक्खियाँ तो गार के बाहर बैठी हैं। अगर हम वहाँ गए तो वो हमें भी नहीं छोड़ेंगी। नहीं कबूतर भैया, मुश्किल में पड़े साथियों को छोड़ना अच्छी बात नहीं है। मक्खियाँ सिर्फ तब तक ही गुस्से में हैं जब तक इन्हें कोई बड़ा खतरा नजर न आए। आप तुरंत जाएं और पहाड़ों पर रहने वाली चील को बुला कर लाएं। चिड़िया बहन, चील वो तो बहुत गुस्से वाली है, वो हमारी मदद क्यों करेगी? हाँ तोते, तुमने ठीक कहा। कबूतर भैया, बस आप जाकर उन्हें कह दें कि कव्वे मुश्किल में है। वही जंगल की सबसे ताकतवर पक्षी है जो उन्हें बचा सकती है। वो अपनी तारीफें सुनकर खुश हो जाएगी। चिड़िया की बात मानकर कबूतर पहाड़ों पर जाता है जहाँ चील अपने घोंसले में बैठी हुई थी। ए बहादुर चील, आपकी जय हो। पूरे जंगल में आप जैसी उड़ान किसी की नहीं। आज हम जैसे छोटे पक्षियों को आपकी बहादुरी की जरूरत पड़ गई है। वो कव्वे जो अपने आप को ताकतवर समझते थे, आज मक्खियों की जाल में फंस गए हैं। अब आप उनकी जान बचाकर उनको दिखाएं कि आप ही जंगल की सबसे ताकतवर पक्षी हैं। अपनी तारीफें सुनकर चील बहुत खुश होती है। अच्छा, तो वो कव्वे मेरा मजाक उड़ाते थे। ठीक है कबूतर, आज मैं उन्हें बचाकर उनको दिखाऊंगी कि मैं ही जंगल की सबसे ताकतवर पक्षी हूँ।
ऐसा कहते हुए चील कबूतर के साथ आती है। अरे ओ छोटी मक्खियों, अगर हिम्मत है तो मेरा पीछा करो। देखो, मैं तुम्हारा शहद चुराने जा रही हूँ। ये सुनकर शहद की मक्खियाँ गुस्से में आ जाती हैं। वो शिकारी चील के पीछे उड़ने लगती हैं, लेकिन चील की उड़ान बहुत तेज थी। वो उड़ते उड़ते उन्हें पहाड़ों की तरफ ले जाती है। तोते भैया, यही मौका है, जल्दी करो, हमें इन कपों को बाहर निकालना होगा। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया और तोता गुफा के पास जाते हैं। बादल भैया, बिजली बहन, जल्दी करें, गुफा से बाहर आएं। चिड़िया, क्या मक्खियाँ चली गईं? हाँ हाँ बिजली बहन, बातें बाद में करना, जल्दी बाहर आओ, वरना मक्खियाँ किसी समय भी वापस आ सकती हैं। बिजली और बादल गुफा से बाहर आते हैं और वो सब पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। कोमल बहन, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारी बात नहीं मानी, लेकिन तुमने अपनी जान खतरे में डालकर हमें बचाया। हाँ तोते यार, तुमने सच कहा था, लालच का अंजाम हमेशा बुरा होता है। हमने शहद के चक्कर में अपनी जान खतरे में डाल दी थी। तभी चील वहाँ आती है। क्यों बेकाबू, मैं हूँ ना जंगल के सबसे ताकतवर पक्षी। देखो, आज मेरे कारण ही तुम दोनों की जान बची है। हाँ चील चाची, तुम ही जंगल की सबसे ताकतवर पक्षी हो। तभी कबूतर कहता है, हाँ कापो, सच्ची दोस्ती और अक्लमंदी ही सबसे बड़ी मुश्किल का हल है। ये वीडियो मुकम्मल तौर पर फर्जी है और सिर्फ तफरीह और तालीमी मकासद के लिए बनाई गई है। इस वीडियो में दिखाई गई तमाम वाक़यात, किरदार और कहानियाँ मुकम्मल तौर पर फर्जी हैं। इनका हकीकी वाक़यात या लोगों से कोई ताल्लुक नहीं। इस वीडियो का मकसद बच्चों को हिफाजत और फैसला साजी करने से आगाह करना है। बराह करम इसे गलत तनाज़ुर में ना लें। अरे ओ करम चली, बस दिन भर बर्तनों को ही रगड़ती रहती है। चल जा यहाँ से, घर में मेहमान आने वाले हैं, जाकर घर की अच्छे से सफाई कर दे। जी माँ जी, अभी करती हूँ। सारा घर साफ करने के बाद कोमल चिड़िया थकी हारी अपने घोंसले में जाकर सो जाती है। अरे ओ बहू, कहाँ मर गई तू? चिड़िया घबराकर उठ जाती है और अपनी सासू माँ के पास जाती है। जी माँ जी, मैं तो बस काम खत्म करने के बाद थोड़ा आराम करने गई थी। अरे ओ करम चली, क्या तेरे माँ बाप ने तुझे सोना ही सिखाया है? चल इधर आ और मेरे पाँव में मालिश कर दे। कोमल चिड़िया के साथ रोज उसकी सास का ऐसे ही जुल्मो सितम होता रहता है। दिन भर काम करने के बाद भी उसकी जालिम सास उसे आराम करने नहीं देती। एक दिन चिड़िया की सहेली तोती आती है। कोमल, कैसी हो? शादी के बाद तो बहुत बदल गई हो। हाँ हाँ तोती बेटी, बदलेगी ना, दिन भर खा पी कर सोती जो रहती है। अरे शेखिया चिड़िया, तुम कितनी लकी हो, तुम्हें कितनी अच्छी सास मिली है। अपनी सास के सामने कोमल अपनी सहेली चिंकी से कहती है। अच्छा अच्छा चिंकी, बताओ क्या खाओगी? चिड़िया की सास ये सुनकर कहती है, कोमल बहू, जरा इधर मेरी बात तो सुनना। जी जी माँ जी। तेरे बाप ने यहाँ मुफ्त में राशन खोल रखा है क्या, जो तू किसी को भी भोजन खिला रही है? बेचारी चिड़िया अपनी सहेली को लेकर अपने कमरे में चली जाती है। कोमल, तुम्हारी सास तो बहुत अच्छी, कई बार तो वो मुझे मारती भी है। कोमल, तुम पर तो बहुत अत्याचार हो रहा है, तुम ये सब बर्दाश्त मत करो। इतना कहकर चिंकी तोती वहाँ से चली जाती है। बेचारी चिड़िया रोती रोती अपने घोंसले में सो जाती है। इतने में सास की आवाज फिर से आती है। अरे ओ करम चली, इधर आ, टाइम मिला नहीं कि सो गई घोड़े बेचकर। चिड़िया घबरा कर उठती है और अपनी सास के पास आती है। जी जी माँ जी। अरे ओ महारानी, रात को मेहमान आने वाले हैं, जाकर रसोई में भोजन बना, और सुन, भोजन अच्छे से बनाना, कहीं मेहमानों के सामने मेरी बेइज्जती ना करवा देना। दिन भर थकी हारी कोमल चिड़िया, पंख जल गया, बहुत दर्द हो रहा है, मैं अभी बुलबुल डॉक्टर से दवा लेकर आती हूँ। काम चोर कहीं की, अगर काम नहीं करना तो बहाने बनाने लग गई है। चल जा, जाकर काम कर रसोई में। बेचारी कोमल चिड़िया उस जले हुए पंख के साथ सारा भोजन बनाती है। रात हो जाती है। चिड़िया की सास के मेहमान कभी आ जाते हैं।
चिड़िया कौवों को भोजन देती है। वो कौवे भोजन खाते हैं। छी छी, ये कैसा भोजन बनाया है तुम्हारी बहू ने। ऐसा भोजन खाने से तो अच्छा था कि हम किसी 5 स्टार होटल में खाना खा लेते। चलो बादल जी, चले यहाँ से। गुस्से में वो कौवे वहाँ से चले जाते हैं। आज तूने मेरी सबके सामने बेइज्जती करवा दी। न जाने मैं तुझे क्यों ब्याह कर ले आई। रात होते ही बंटी चिड़ा भी घर आ जाता है। तभी उसकी माँ बंटी को सारी बात बताती है। बंटी गुस्से में अपनी पत्नी के पास जाता है। ये क्या कोमल, तुमने भोजन इतना बेस्वाद बनाया कि तुम्हारी वजह से माँ को आज कितनी बातें सुननी पड़ी। मैं तो तुमसे शादी करके ही पछता रहा हूँ। ऐसा कहते हुए बंटी चिड़िया को मारने लगता है। अगली सुबह हो जाती है। बहू, घर में सब्जी खत्म हो गई है, जा बाजार से सब्जी लेकर आ। बेचारी कोमल बुखार में गर्म तवे की तरह तप रही थी और पंख भी जला हुआ था। माँ जी, मुझे बहुत बुखार है और पंख में भी बहुत दर्द है। आज मैं नहीं जा सकती, आप जाकर ले आइए ना। अरे अरे तोती बेटी, कितने दिनों बाद आई हो, सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ आंटी, सब ठीक है। आंटी, क्या कोमल आई नहीं आपसे मिलने? चिंकी, मेरी बेटी बहुत नसीब वाली है जो उसे इतना अच्छा ससुराल मिला और उसे इतना प्यार करने वाली सास मिली जो उसे बेटी की तरह रखती है। आंटी, ये सब झूठ है। आपकी बेटी पर बहुत अत्याचार हो रहा है। वो सुखी नहीं बल्कि बहुत दुखी है। ऐसा कहते हुए तोती सारी बात चिड़िया की माँ को बताती है। चिड़िया की माँ ये सुनकर बहुत गुस्से में आ जाती है और वो अपनी बेटी के ससुराल में जाती है। तुम मेरी बच्ची पर इतना जुल्म करती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? बहन जी, ये तुम क्या कह रही हो? मैंने तो कभी तुम्हारी बेटी पर जुल्म नहीं किया। अरे माँ, आप यहाँ, क्या हुआ? अब तो मैं मर गई। लगता है चिड़िया सब बता देगी अपनी माँ को। बेटी, तुम इतना अत्याचार क्यों सह रही हो? तुमने हमें बताया क्यों नहीं? ये आप क्या कह रही हैं माँ? आपसे ये सब किसने कहा? बेटी, ये सब मुझे चिंकी ने बताया है। नहीं नहीं माँ, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ और सासू माँ जी तो मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखती हैं। बेचारी चिड़िया अपनी सास की बेइज्जती ना हो इसलिए झूठ बोलती है। हाँ माँ, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ और माँ जी तो मुझे सगी बेटी से भी ज्यादा प्यार करती हैं। तो बेटी, तुम्हारा ये पंख कैसे जला? माँ, ये तो मैं रसोई में भोजन बना रही थी, तभी मेरा पंख जल गया। कोमल की ऐसी बातें सुनकर उसकी सास की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो मन में सोचती है, मैंने अपनी बहू पर कितना अत्याचार किया और आज इसने मुझे बेइज्जत होने से बचा लिया। फिर चिड़िया की माँ वहाँ से चली जाती है। कोमल की सास को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और वो अपनी बहू से माफ़ी मांगती है। नहीं नहीं माँ जी, आप ऐसा मत बोलिए, आप तो मेरी माँ जी हैं। माँ तो हमेशा माँ ही होती है। बेटी, तुम सच में बहुत अच्छी बहू और बेटी हो, मुझे माफ कर दो। उस दिन के बाद से कोमल चिड़िया की जिंदगी बदल जाती है। उसकी सास अब उसे अपनी बेटी बनाकर रखती है और बंटी चिड़ा भी अब अपनी पत्नी से प्यार करने लगता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। ओ भाग्यवान, जल्दी करो, मुझे पानी ला कर दो। कोमल चिड़िया रसोई से पानी लाकर अपने पति को देती है। पति जी, ये लीजिए पानी। क्या हुआ, आज आप बहुत परेशान लग रहे हैं। क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आता। मैं अपने खेतों में इतनी मेहनत करता हूँ, उसके बाद भी फसल अच्छे से नहीं होती और जो भी होती है वो बहुत कम दाम में बिकती है। पता नहीं ये ऊपर वाला हमारी नहीं देख सकता। फिर वो बकरी का छोटा बच्चा भागते हुए जंगल में जाता है और वो चिड़िया के छोटे बच्चे को अपने मुंह में उठाता है और दौड़ता है। अरे ये क्या, ये बकरी का बच्चा तो मेरे बच्चे को लेकर जा रहा है। मम्मा चिड़िया उस बकरी के पीछे उड़ने लगती है। पीछा करते हुए कोमल चिड़िया एक घर में चली जाती है, जहाँ वो देखती है कि एक बूढ़ी कवि दर्द में तड़प रही थी।
ये बकरी का बच्चा कितना वफादार है जो अपनी मालकिन के लिए ये सब कर रहा है। कोमल चिड़िया उस बूढ़ी कभी की मदद करती है। वो उसे बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर जाती है और फिर अपने घर ले आती है। माँ जी, आप ऐसे अकेले क्यों रह रही थी? आपके बच्चे नहीं है? रोते हुए बूढ़ी सारी बात चिड़िया को बताती है। देखो चिड़िया, ये बकरी का छोटा बच्चा मेरा खुद का बच्चा नहीं है, फिर भी मेरा कितना ध्यान रखा है इसने। एक मेरे बच्चे हैं जिन्होंने अपने लालच के लिए मुझे घर से निकाल दिया। मैं उन पर बोझ बन गई थी। बूढ़ी कभी को रोता देखकर बकरी का छोटा बच्चा भी रोने लगता है। तभी बच्चे की आंखों से गिरने वाले आंसू सोने के मोती बन जाते हैं। ये देखकर चिड़िया और वो दोनों बहुत हैरान होती हैं। माँ जी, ये सब आपके लिए है। ऊपर वाले ने आपको आपकी मेहनत का फल दिया है। अब आप अपने सारे दुखों को भूल जाइए और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कीजिए। देखिए, ये बच्चा आपसे कितना प्यार करता है। आज से यही आपका बेटा है। एक विशाल और फलते फूलते जंगल की हरी भरी टहनियों पर चुन्नू चिड़ा और उसकी धर्मपत्नी मुन्नू चिड़िया का छोटा सा परिवार रहता था, जिसमें उनके 2 नन्हे बच्चे भी थे। जंगल में दाने की फसल पक चुकी थी और सभी पक्षियों के हृदय उम्मीद से भरे थे। चुन्नू चिड़ा ने गर्व से अपनी पत्नी मुन्नू से कहा, इस बार फसल इतनी शानदार हुई है कि मैं सारा दाना बेचकर कौवा साहूकार का पुराना 2000 रुपए का कर्ज चुका दूंगा। फिर हम बच्चों के लिए नया घोंसला बनाएंगे। पर खुशियां क्षणिक थीं। अचानक आसमान पर गहरे स्याह बादल छा गए, बिजली कड़की और इतनी मूसलाधार बारिश हुई कि वो थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। लगातार वर्षा से खेतों में पानी भर गया और चुन्नू सहित सभी किसानों की मेहनत से उठा अपने गुर्गे के साथ चुन्नू के पास आया। कौवा साहूकार ने कठोरता से कहा, चुन्नू, मेरे 2000 रुपए तुरंत वापस करो, वरना तुम्हारे घोंसले वाली ये जमीन मेरी हुई। चुन्नू ने विनती की। साहूकार जी, फसल बर्बाद हो गई है, मुझे बस 1 महीने का समय दीजिए। साहूकार ने तिरस्कार भरी हंसी हंसते हुए कहा, 2 दिन, सिर्फ 2 दिन का समय देता हूँ। अगर पैसे नहीं लौटाए तो ये जमीन मेरी। 2 दिन बाद पैसे का इंतजाम ना हो पाने पर बेबस चुन्नू को अपनी पैतृक जमीन साहूकार को सौंपनी पड़ी। कौवा साहूकार ने विजयी मुस्कान के साथ कहा, अब ये जमीन मेरी, देख लिया, मुझसे कर्ज लेने का यही अंजाम होता है। जमीन छिन जाने के बाद चुन्नू के पास अपने परिवार को खिलाने के लिए केवल एक ही रास्ता बचा था, जंगल से लकड़ी बीनकर और बेचकर कुछ पैसे कमाना। एक दिन जब चुन्नू निराश मन से लकड़ी काट रहा था, तो भी एक तेजस्वी तोता साधु उसके पास आए। बेटा चिढ़े, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, तुम्हारे पास खाने को कुछ है? चुन्नू के पास कुछ नहीं था, पर उसकी नेकदिली जिंदा थी। उसने अपनी कमर से बंधी अपनी एकमात्र पूंजी निकालते हुए कहा, तोता महाराज, मेरे पास खाने को दाना तो नहीं, पर ये 5 रुपए हैं, आप इनसे पास में भोजन कर सकते हैं। तोता साधु चुन्नू के इस निस्वार्थ भाव से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने चुन्नू को पास बुलाकर एक अद्भुत राज बताया। इस जंगल में एक ऐसा बाजार लगता है जिसे चोर बाजार कहते हैं। ये केवल नेक और जरूरतमंदों को दिखता है। मैं तुम्हें उसका रास्ता बताता हूँ। वहाँ वस्तुएं कौड़ियों के दाम मिलती हैं। तुम वहाँ से सामान खरीदकर बेच देना और अपनी तकदीर बदलना। तोता साधु के बताए रास्ते पर चलते हुए चुन्नू को चमकीली रोशनी और अजीब शोरगुल के बीच वो चोर बाजार मिल गया। वहाँ चावल और गेहूं जैसी वस्तुएं सचमुच 1 रुपए में 50 किलो मिल रही थीं। लंबे समय बाद चुन्नू के चेहरे पर एक जंगल में बादल और भूरे नाम के 2 कौवे रहते थे। दोनों में हर रोज झगड़ा हुआ करता था कि आखिर माँ किसके पास रहेगी। दोनों कौवे ये फैसला करते हैं कि वो अपनी माँ को घर से निकाल देंगे। ये सुनकर तो बूढ़ी कपी के पैरों तले जमीन निकल जाती है। बेटा, मैंने तुम्हें बचपन से लेकर आज तक कभी कोई कमी नहीं होने दी, और आज जब मेरे पंख काम नहीं करते तो तुम मुझे घर से निकाल रहे हो। मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हें घर से निकालने का, लेकिन क्या सारी उम्र मैं ही तुम्हारी जिम्मेदारी उठाऊंगा? पूरे का भी हक बनता है कि नहीं? तू बड़ा है, तूने ही माँ के ज्यादा पैसे खर्च किए हैं। मैं तो बचे कुचे में ही गुजारा कर लेता था ना। लेकिन बच्चों,
मैंने तुम दोनों को एक समान ही चीजें दी हैं, भले जो भी खाने के लिए हो। माँ, वो जमाना और था, क्या तुम नहीं चाहती कि हम भाई खुशी खुशी रहे? बादल, मैंने तो हर समय चाहा है कि तुम दोनों भाई हमेशा खुश रहो। ठीक है बच्चों, जब तुम दोनों ने फैसला कर ही लिया है तो मैं तुम दोनों को छोड़कर जा रही हूँ। बूढ़ी कभी रोती हुई वहाँ से चली जाती है। ये देखकर बादल और भूरा बहुत खुश होते हैं कि उन दोनों की माँ से जान छूट गई है। दूसरी ओर बूढ़ी कभी अब पक्षियों से मांग मांग कर दाना खाने लगती है। बेटा, ऊपर वाले के लिए मेरी कुछ मदद कर दो। बढ़िया, सुबह सुबह कोई काम नहीं मिलता जो मांगने चली आती हो। तोते बेटा, ऐसी उम्र में भला मैं क्या काम करूं, तुम ही बताओ। तभी पास खड़ा उल्लू बूढ़ी कभी से कहता है, तुम मेरे साथ चलकर मेरी बकरियों का ध्यान रखना, मैं तुम्हें बदले में दाना दूंगा। ये सुनते वो बूढ़ी कभी उल्लू के साथ चली जाती है। ये रही मेरी बकरियां, यहीं रहती हैं। आज से तुम भी इनके साथ यहीं रहोगी। फिर बूढ़ी कभी सारा दिन बकरियों का ध्यान रखती है। शाम होते ही उल्लू कुछ सूखे चने के दाने लेकर आता है। बेटे, ये तो दाने बहुत सख्त हैं, मैं नहीं खा सकती। अच्छा, बड़े नखरे हैं बुढ़िया तेरे। भीख मांगने से तो अच्छा है तुझे ये दाने मिल रहे हैं। ऐसा कहते हुए उल्लू वो दाने रखकर वहाँ से चला जाता है। ऐ ऊपर वाले, ये कैसे दिन दिखा दिए हैं तूने मुझे। मैंने कभी अपने बच्चों को ऐसे दाने नहीं खिलाए, आज उन्हीं की वजह से मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। तभी कभी देखती है कि एक बकरी का छोटा बच्चा अपनी माँ का दूध पीने के लिए तरस रहा है। तभी वो चील के पास जाती है। चील चाची, क्या मुझे एक बकरी मिल सकती है? हाँ, क्यों नहीं, पैसे दो और ले जाओ। लेकिन मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं तुम्हारे यहाँ काम कर दिया करूँगी, बदले में मुझे एक बकरी दे देना। ठीक है, कल से काम पर आ जाना। अगले दिन से वो बूढ़ी कभी वहाँ पर सारी बकरियों की सेवा करती है, उन्हें चारा डालती है। एक दिन बूढ़ी कभी बकरियों को लेकर जंगल में चराने जाती है। तभी वो बकरियाँ एक कभी के खेत में घुस जाती है। ये देखकर कभी को बहुत गुस्सा आता है और वो बकरी को मारने लगती है, जिससे बकरी घायल हो जाती है। कुछ ही दिनों बाद वो बकरी मर जाती है। अपनी माँ को मरा हुआ देखकर बकरी का छोटा बच्चा रोने लगता है। बूढ़ी कभी से उसके आंसू देखे नहीं जाते। रो मत बेटा, मुझे पता है तुम पर क्या बीत रही होगी। मेरे बच्चों ने मुझे घर से निकाल दिया। अपनों से अलग होना क्या होता है मैं अच्छे से समझती हूँ। फिर वो बूढ़ी कभी रोज बकरियों को चारा डालती है और उस छोटे बच्चे से बहुत प्यार करती है। लेकिन चील उस छोटे बच्चे को दूध नहीं देती थी, जिससे उसकी हालत खराब हो जाती है। तभी कभी चील से कहती है, तुम इसे दूध क्यों नहीं देती हो? ऐसे तो ये बच्चा मर जाएगा। तुझे इसकी बहुत चिंता है, तू एक काम कर, तू ही इसे ले जा। बूढ़ी कभी ये सुनकर बकरी के छोटे बच्चे को अपने साथ ले जाती है, लेकिन उसके पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं था। बूढ़ी कभी के पास एक सोने की छोटी सी चैन थी, जिसे बेचकर वो बकरी का इलाज करवाती है और उसे पीने के लिए दूध लाकर देती है। ये देखकर बकरी के छोटे बच्चे को बुढ़िया पर तरस आ जाता है और वो मन में सोचता है, ए ऊपर वाले, काश मैं इस माँ का कर्ज उतार सकता। एक दिन कभी बहुत बीमार हो जाती है, कोई भी उसे देखने वाला नहीं था। ये देखकर बकरी का छोटा बच्चा रोने लगता है और मन में सोचता है, काश मैं बूढ़ी माँ जी के लिए कुछ कर सकता, लेकिन अब मैं इन्हें ऐसे भी नहीं देख सकता। फिर वो बकरी का छोटा बच्चा भागते हुए जंगल में जाता है और वो चिड़िया के छोटे बच्चे को अपने मुंह में उठाता है और दौड़ता है। अरे शेखिया, ये बकरी का बच्चा तो मेरे बच्चे को लेकर जा रहा है। मम्मा चिड़िया उस बकरी के पीछे उड़ने लगती है। पीछा करते हुए कोमल चिड़िया एक घर में चली जाती है, जहाँ वो देखती है कि एक बूढ़ी कभी दर्द में तड़प रही थी।
ये बकरी का बच्चा कितना वफादार है जो अपनी मालकिन के लिए ये सब कर रहा है। कोमल चिड़िया उस बूढ़ी कभी की मदद करती है। वो उसे बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर जाती है और फिर अपने घर ले आती है। माँ जी, आप ऐसे अकेले क्यों रह रही थी? आपके बच्चे नहीं हैं? रोते हुए बूढ़ी सारी बात चिड़िया को बताती है। देखो चिड़िया, ये बकरी का छोटा बच्चा मेरा खुद का बच्चा नहीं है, फिर भी मेरा कितना ध्यान रखा है इसने। एक मेरे बच्चे हैं जिन्होंने अपने लालच के लिए मुझे घर से निकाल दिया। मैं उन पर बोझ बन गई थी। बूढ़ी कभी को रोता देखकर बकरी का छोटा बच्चा भी रोने लगता है। तभी बच्चे की आंखों से गिरने वाले आंसू सोने के मोती बन जाते हैं। ये देखकर चिड़िया और वो दोनों बहुत हैरान होती हैं। माँ जी, ये सब आपके लिए है। ऊपर वाले ने आपको आपकी मेहनत का फल दिया है। अब आप अपने सारे दुखों को भूल जाइए और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कीजिए। देखिए, ये बच्चा आपसे कितना प्यार करता है। आज से यही आपका बेटा है। जादूगरनी चिड़िया सभी पक्षियों से दूर घने काले जंगल में रहती थी। जादूगरनी चिड़िया का एक ही बेटा था जो बहुत जिद्दी था। जिस चीज की भी वो इच्छा करता था, जादूगरनी चिड़िया उसे उसी समय बना देती थी। जादूगरनी चिड़िया बहुत अच्छे स्वभाव की थी। वो हमेशा सभी पक्षियों की मदद करती थी। एक दिन जादूगरनी चिड़िया अपने घोंसले में सो रही थी। तभी उसका बेटा बबलू आता है। वो अपनी माँ की जादुई छड़ी देखकर उठा लेता है। तोते अंकल, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको अपनी माँ से मिलवाता हूँ। फिर बबलू चिड़ा तोते को लेकर अपनी माँ के पास जाता है। बबलू, आ गए तुम? तो ये छड़ी तुम लेकर गए थे? माँ, मुझे माफ कर दो। मैंने इस जादुई छड़ी से तोते की गाय पर जादू किया और वो मर गई। माँ, आप इन्हें दूसरी गाय दे दें। नहीं, मुझे मेरी वही गाय चाहिए। मुझे अपनी गाय से बहुत प्यार था। मुझे दूसरी गाय नहीं चाहिए। ये सब सुनकर जादूगरनी चिड़िया बोलती है, मैं उसे जिंदा तो नहीं कर सकती, लेकिन उसके बदले एक और गाय दे सकती हूँ। नहीं नहीं, मुझे वही गाय चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हें एक सोने की गाय देती हूँ। चिड़िया की ये बात सुनकर तोता खुश हो जाता है। ठीक है चिड़िया, मैं वो गाय ले लेता हूँ। फिर चिड़िया जादू करती है और वहाँ एक सोने की गाय आ जाती है। तोता बहुत खुश हो जाता है और वो उस गाय को लेकर अपने घर चला जाता है। वो गाय भी दूसरी गाय की तरह घास ही खाती थी। जंगल के सभी पक्षी तोते की गाय को देख देख कर जाते हैं। पड़ोसन कव्वे तो उस गाय को देखकर चल रहे थे। बादल जी, लगता है इस मोटी चोंच वाले ने गाय पर सोने का रंग करवाया है। नहीं नहीं बिजली, मुझे तो लगता है ये सच में सोने की गाय है। पति जी, कैसी सोने की गाय जो घास खाती है? लगता है ये तोता सभी पक्षियों को उल्लू बना रहा है। शाम हो जाती है। तोता अपनी गाय का दूध निकालता है। जब तोते के पड़ोसी कव्वे ये देखते हैं तो वो कहते हैं, बादल जी, ये कोई सोने की गाय नहीं, देखो इसका दूध भी सफेद है। तोता वो दूध की बाल्टी उठाकर अपने घर में जाकर रख देता है। दूध रखकर वो काम करने चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब तोता आकर देखता है तो वो दूध सोने में बदल चुका था। अरे वाह, मेरी गाय तो सोने का दूध देती है। इस गाय की तो अब अच्छे से रक्षा करनी। ये घर मुसीबत में मेरी रक्षा भी करेगा। ये चिड़िया तो बहुत चालाक है। कितना डरा रहा हूँ, लेकिन अपनी बात पर ही अड़ी हुई है। ऐसा सोचते हुए बादल कव्वा वहाँ से चला जाता है। ए मुर्गी का जादुई घर, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाने के लिए भोजन दे दो। तभी चिड़िया के सामने बहुत अच्छे अच्छे भोजन आ जाते हैं, जिसे खाकर चिड़िया सो जाती है। आधी रात को चिड़िया की आँख खुलती है। ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे सब कुछ हिल रहा है। तभी मुर्गी घर बहुत तेज तेज हिलने लगता है। ये सब क्या हो रहा है? तभी चिड़िया घर के बाहर आ जाती है। ये तुम सब पक्षी मेरे घर को कहाँ लेकर जा रहे हो? रुको सब। कुछ पक्षी रस्सी से खींचकर उस घर को अपने साथ लेकर जा रहे थे। ए जादुई मुर्गी का घर, इन पक्षियों को अच्छा सबक सिखाओ। जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा।
तभी जादुई सोने का घर जादू करता है और ढेर सारी मुर्गियां आकर उन पक्षियों को वहां से भगा देती हैं। ऐसे ही एक दिन एक बूढ़ा तोता वहां आता है। क्या हुआ तोते अंकल जी, आप ऐसे रो क्यों रहे हैं? क्या बताऊं बेटी, मैंने अपने बेटे के इलाज के लिए कव्वे सेठ से पैसे उधार लिए थे। उसने चालाकी से मेरा घर ले लिया। अब वो मुझे घर से निकाल रहा है। अब मैं कहाँ जाऊंगा? तोते अंकल जी, आप चिंता नहीं करें, मैं कुछ करती हूँ। ए जादुई सोने की मुर्गी, मुझे कुछ पैसे दो। मुझे तोते के घर को कव्वे सेठ से छुड़वाना है। तभी चिड़िया के सामने ढेर सारे पैसे आ जाते हैं। चिड़िया पैसे लेकर कव्वे सेठ के पास जाती है। ये लो कव्वे अंकल, ये रहे पैसे, अब तोते के घर को लौटा दो। अच्छा, अब तो पक्षियों की मदद करेगी। जा भाग जा यहाँ से, मैं नहीं दूंगा घर। हाँ छोटी चिड़िया, एक शर्त पर मैं घर दे सकता हूँ, अगर तू वो विशाल जादुई सोने का घर मुझे दे दे। ऐसे नहीं मानेगा ये, इसे तो सबक सिखाना ही होगा। ठीक है कव्वे सेठ, आप ले लो, आप मेरे घर को ले लो। फिर चिड़िया अपना घर दे देती है और कौवा तोते को उसका घर लौटा देता है। बेटी तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, परंतु बेटी तुमने मेरे लिए अपना घर क्यों दे दिया? अब तुम कहाँ रहोगी? ऐसा करो बेटी, तुम हमारे साथ ही रह लो। आप देखते रहिए तोते अंकल कि इस कौवे को अब मैं कैसा मजा सिखाती हूँ। अब ये जादुई घर मेरा हो गया, मैं रहूंगा इस घर में। ए जादुई घर, जरा जोर जोर से हिलकर तो दिखाओ। चिड़िया के बोलते ही वो घर जोर जोर से हिलने लगता है। अरे ये क्या हो रहा है? इतनी जोर जोर से ये घर क्यों हिल रहा है? अरे मर गया मैं, मेरी कमर टूट गई। कौवा जल्दी से घर से बाहर आता है। रखो अपना घर अपने पास, मैं नहीं रहूंगा। क्यों कौवे अंकल, अब रहो इस घर में। ये घर तो ऐसे ही हिलता है क्योंकि ये जादुई मुर्गी का घर है। नहीं नहीं, मुझे नहीं रहना यहाँ। ऐसा कहते हुए बादल कौवा वहाँ से भाग जाता है और वो घर चिड़िया का हो जाता है। जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। ऐसी बारिश में बंटी चिड़ा कव्वे सेठ के यहाँ बारिश में भीगते हुए अनाज की बोरियां उठा रहा था। अरे ओ बंटी, जल्दी कर, तुझसे एक बोरी नहीं उठाई जा रही। अपने साथ के दूसरे पक्षियों को तो देख, कितनी बड़ी बड़ी बोरियां उठाकर गोदाम में रख रहे हैं और तू कछुए की तरह आराम से चल रहा है। ऐसे काम करेगा तो तुझे पगार नहीं मिलेगी। ये बात सुनकर बंटी चिड़ा रोने लगता है और कव्वे सेठ से कहता है, नहीं नहीं सेठ जी, मेरी पगार मत काटना, मैं अब जल्दी जल्दी काम करूँगा। थोड़ी देर तक सभी पक्षी अपना अपना काम खत्म कर लेते हैं और फिर सभी पक्षी कव्वे सेठ से पगार लेने आ जाते हैं। ये ले बंटी, तेरे आज की पगार। मगर मालिक, ये तो बहुत कम है। अरे ओ बंटी, तू मुझसे अब हिसाब करेगा, काम तो तू ठीक से करता नहीं है। तुझे इतने पैसे ही मिलेंगे, अगर काम करना है तो कर, वरना कल से मत आना। नहीं नहीं सेठ जी, ठीक है, जितनी पगार मिल गई यही बहुत है। आ गया ना लाइन पर, चला भाग जा यहाँ से। कितना मस्त मौसम हो रहा है, आज तो घर जाकर बिजली से पकोड़े बनवाऊंगा। ऐसा कहते हुए बादल कौवा अपनी हवाई मोटर में बैठकर घर चला जाता है। बाकी भी मजदूर पक्षी छाता लिए अपने घर की ओर जाने लगते हैं। बंटी चिड़ा ठंड में कांपते हुए तोते के पास जाता है। तोते यार, मुझे भी आज अपने साथ ले जाओ, मेरे पास छाता नहीं है, मेरा घर थोड़ी दूर ही है। बहुत ठंड लग रही है, पर साथ में भीग गया हूँ। नहीं नहीं बंटी यार, मुझे माफ करना, तुम्हारा घर मेरे घर से बहुत दूर है और तो और तुम्हारा घर नदी के पास है। तुम्हें तो पता है, वहाँ बारिशों के दिनों में पानी बहुत ऊपर आ जाता है, वहाँ तो कभी भी बाढ़ आ सकती है। तुम अकेले चले जाओ, मैं नहीं जा सकता। न कहते हुए तोता अपना छाता लिए वहाँ से चला जाता है और बंटी चिड़ा भी बारिश में भीगते हुए अपने घर की ओर निकल जाता है। कोमल बहू, देख यहाँ बहुत पानी टपक रहा है, एक बाल्टी लाकर यहाँ रख दे। माँ जी, अब तो घर में एक बाल्टी भी नहीं बची। ना जाने आज तो बारिश सुबह से बरस रही है, एक पल के लिए भी आराम नहीं मिल रहा। हाँ, पिताजी आ गए, पिताजी आ गए। घर आकर बंटी चिड़ा अपने घर को देखकर चिंता में पड़ जाता है
माँ, आज तो घर में पानी कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। कोमल, एक बाल्टी मुझे दो, मैं भी पानी निकालता हूँ। पति जी, आप तो सारा दिन के थके हारे आए हैं, हम कर लेंगे। थोड़ा सा पानी कम हो जाए तो मैं सबके लिए भोजन भी बना दूंगी। माँ, पिता की तबीयत कैसी है? बेटे, तुझे तो पता है तेरे पिता अब चल फिर नहीं सकते, बस घोंसले में ही लेटे रहते हैं। दवा मैंने दे दी है, बस आराम कर रहे हैं। जंगल के सभी पक्षियों ने अपने पक्के मजबूत घर बना लिए थे, जबकि बंटी चिड़ा अपने परिवार को लिए नदी के किनारे एक पेड़ पर घर बनाकर रह रहा था। गर्मी और सर्दी के मौसम में तो पानी का बहाव कम रहता था, लेकिन बारिश के मौसम में पानी का बहाव बहुत तेज हो जाता था। सारा दिन बारिश होने के बाद रात को बारिश रुक जाती है। बहू, जाकर रसोई में देख। चंदू जी, जल्दी करिए, घर को तो आग लग चुकी है। दोनों बच्चे घर में जंगल में फैल जाता है, तभी बाकी पक्षी भी वहाँ आ जाते हैं। क्या हुआ चिड़िया बहन, ये तुम्हारे घर को आग कैसे लग गई? पता नहीं तोते भैया, मैं और चंदू तो जंगल से दाना लेने गए थे, वापिस आए तो हमारे घर को आग लगी हुई थी। ये तो शुक्र है ऊपर वाले का कि वक्त रहते हम आ गए और अपने बच्चों को बाहर निकाल लिया। हाँ चिड़िया बहन, आपके बच्चे तो बहुत छोटे हैं, ये तो उड़ और अपना घर फिर से बना लेंगे। अगले दिन चंदू चिड़ा और मानो चिड़िया मिलकर अपने रहने के लिए एक तिनकों का घोंसला बना लेते हैं। मानो, जब तक हमारा घर नहीं बन जाता हमें इसी तिनकों के घोंसले में ही रहना पड़ेगा। आप चिंता नहीं कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है मानो, मैं जा रहा हूँ काम पर। फिर चंदू चिड़ा काम पर चला जाता है। वो कबूतर चाचा के खेत में काम करता था। बच्चों, ये दाना तोता देकर गया है, आप दोनों खा लो। मैं भी जा रही हूँ काम पर, मालकिन कभी इंतजार कर रही होगी। फिर मानो चिड़िया भी बिजली कवि के घर काम करने चली जाती है। क्या हुआ महारानी, इतनी देर से क्यों आई हो? तो कल से मेरे घर पर ना आना, बहुत नौकरानियां हैं जंगल में, बस एक बार कहने की जरूरत है। देखना, बाहर लाइन लगी होगी। मालकिन, मुझे माफ कर दीजिए, आइंदा से ऐसा कभी नहीं होगा। अच्छा ठीक है, जा रसोई में खाना बना। दूसरी ओर चंदू चिड़ा भी कबूतर चाचा के खेतों में काम कर रहा था। तभी उसे जमीन में कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। अरे ये क्या चमक रहा है, जरा देखता हूँ। ऐसा कहते हुए चंदू चिड़ा जमीन की खुदाई करने लगता है। अरे ये क्या, ये तो एक कटोरी है। हाय रे, मेरी फूटी किस्मत, मुझे लगा शायद कोई खजाना होगा। दिन भर काम करने की वजह से चंदू चिड़ा थक जाता है और एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। मानो ने सुबह जो दाना दिया था वही इस कटोरी में रखकर खा लेता हूँ। फिर चंदू चिड़ा वो दाना कटोरी में डालता है। देखते ही देखते वो कटोरी दानों से भर जाती है। ये क्या देख रहा हूँ मैं, ये तो जादुई कटोरी है। ये देखकर चिड़ा बहुत खुश होता है। ऊपर वाले ने हमसे जो लिया उसके बदले में हमें दुगना दे दिया। चंदू चिड़ा शाम को खुशी खुशी वो कटोरी लेकर अपने घर चला जाता है। चंदू जी, घर में आज खाने को कुछ भी नहीं है, बस यही एक आम है जो थोड़ा खराब हो गया था, इसलिए मालकिन ने मुझे दे दिया। चंदू चिड़ा मुस्कुराकर बोलता है। चिंता मत करो मानो, हमारे लिए ये आम भी बहुत है। फिर चंदू चिड़ा वो आम उस कटोरी में रखता है और देखते ही देखते वो कटोरी आमों से भर जाती है। ये देखकर चिड़िया भी बहुत हैरान थी। पति जी, ये तो चमत्कार है, आपको ये कहाँ से मिली कटोरी? फिर चंदू चिड़ा मानो चिड़िया को सारी बात बताता है, जिसे सुनकर चिड़िया और उसके बच्चे बहुत खुश होते हैं। उस जादुई कटोरी में जो चीज भी डालते वो ढेर सारी बन जाती। अब तो चंदू चिड़ा अपनी कमाई का जरिया उसे ही बना लेता है। वो कटोरी में एक आम डालता है तो ढेर सारे आम बन जाते हैं। फिर वो आमों को लेकर बाजार में बेच देता है। ऐसे वो ढेर सारी चीजें बनाकर उन्हें बाजार में बेच आता है। ऐसे देखते ही